देखिए होता क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर तक आपको बताया था कि सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम जो क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने किया था? हमारे एरिस्टोटल ने। फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन की कोशिश की थी वो किसने की थी? एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल ने किस टाइप की क्लासिफिकेशन की थी? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कोशिश की थी। यहां पे इन्होंने बेसिकली क्या किया था, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक को कह दिया था प्लांट्स और दूसरों को कह दिया था क्या? एनिमल। प्लांट्स को इन्होंने तीन कैटेगरी में और सब डिवाइड किया था, याद हो तो। मैं छोटा सा आपको क्विक रिवाइज करा रहा हूं। प्लांट्स को तीन कैटेगरी में और डिवाइड किया था, जिसे क्या कहा था? हर्ब्स, श्रब और आपके ट्रीज। एनिमल्स को किसके बेसिस पे डिवाइड किया था? एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया था किसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है और किसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। तो ये इन्होंने बेसिक क्लासिफिकेशन किया था, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। लेकिन इसकी बहुत सारी डिमेरिट्स थी, जिसको मैंने बताया था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी हिट्रोजीनियस ग्रुपिंग हो गई थी। हिट्रोजीनियस ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं थी, लेकिन उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया था। गॉट इट? तो इसलिए फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया कि ऑर्गेनिज्म को एक तो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया गया। यहां पे तो एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे, यहां पे कोई भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं देखी। ठीक है, उनके बीच में कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं देखी, क्लासिफाई कर दिया। ये डीप ड्रॉबैक थी इसकी। लेकिन जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया, उसके अंदर क्या किया गया कि इनके सेवरल कैरेक्टर्स को देखा गया। नेचुरल सिस्टम के अंदर क्या किया गया? नेचुरल सिस्टम में सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा गया, और यहां पे नेचुरल और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में दिया गया। गॉट इट? उसके अलावा फिर क्या किया गया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो हमारे कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो फिर मैं उसी चीज को आगे प्रोसीड करता हूं। मैंने क्या बताया था आपको? हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे जो कैरोलस लीनियस थे, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्होंने दो किंगडम के अंदर डिवाइड किया। एक को कहा किंगडम प्लांटी और दूसरे को कहा किंगडम एनिमेलिया। अब यहां पे दिक्कत ये थी कि जो फंजाई थी उनको उन्होंने प्लांट्स के अंदर कंसीडर किया, सॉरी एनिमल्स के अंदर कंसीडर किया, और यूग्लिनास या यूग्लिनॉइड्स को इन्होंने प्लांट्स के अंदर कंसीडर किया, और उसके अलावा उनको पर्टिकुलरली कोई क्लास नहीं दी गई और इनको इन्हीं के अंदर क्लासिफाई कर दिया। और फंजाई के अंदर और एनिमल्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फंजाई जनरली सेप्रोफिटिक होते हैं और एनिमल्स हमारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हैं। तो ये इनकी कुछ डिमेरिट्स रही। और जो प्रोटिस्ट थे, जो हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, उनको भी यहां पे कोई जगह नहीं मिली। तो फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये दिया था हमारे हेकल साहब ने, जिनका नाम था अर्नस्ट हेकल। हेकल ने क्या किया? ये दो किंगडम था, इसको तीन किंगडम बना दिया।
सबसे पहला किंगडम जिसे कहा गया, इन्होंने जो ऐड किया, यहाँ प्लेंटी और एनिमेलिया पहले से ही थे, यहाँ पे इन्होंने एक किंगडम ऐड कर दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, जिनके अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इन्होंने रख दिया। और उसके बाद इन्होंने वही जो पुराने किंगडम थे, एक किंगडम प्लांटी हो गया और दूसरा हमारा किंगडम एनिमेलिया थाई था। अब तब तक क्या हो गया, हमारे बैक्टीरियाज की डिस्कवरी हो गई, हमारे बैक्टीरियाज की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो उनको कहीं जगह नहीं मिली। अब उसके लिए एक साहब आए जिनका नाम था क्या, कोपलैंड। क्या नाम था उनका, कोपलैंड। और कोपलैंड ने क्या किया, इनको 4 किंगडम क्लासिफाई कर दिया, 4 किंगडम में क्लासिफिकेशन कर दिया। और क्लासिफिकेशन जब 4 किंगडम किया गया, वो किसने किया, कोपलैंड। और इन्होंने यहां पे एक नया किंगडम, देखो 3 तो पहले से थे, एक नया किंगडम जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स को रखा, जिसका नाम था किंगडम मोनेरा, उसको रख दिया। फिर दूसरा किंगडम हमारा प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके अलावा किंगडम प्लांटी, और लास्ट किंगडम था हमारा किंगडम एनिमेलिया। अब दिक्कत एक बची कि फंजाई को कहीं जगह नहीं मिल रही थी। अभी तक फंजाई के लिए कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं डिवाइड करी, उनको अभी भी एनिमल ही कंसीडर किया जा रहा था। तो फिर हमारे जो सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन दी, वो सबसे एडवांस जो मोस्ट एक्सेप्टेड था, वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया गया, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इन सबको रखा गया। तो ये हमारी 5 किंगडम बना दिए गए। हालांकि एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इस 5 किंगडम को फर्दर और क्लासिफाई किया, और उन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लुईस। ठीक है, कार्ल लुईस ने क्या किया वो भी देख लीजिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लुईस। इन्होंने दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कार्ल लुईस ने क्या किया कि जो किंगडम मोनेरा था, जो किंगडम मोनेरा था, उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक को कहा आपका यूबैक्टीरिया, और दूसरे को कह दिया आर्की बैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। गॉट इट। तो इन्होंने, जो कार्ल लुईस आए थे, इन्होंने क्या किया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने टोटल जितने अर्थ के ऑर्गेनिज्म हैं उनको 3 डोमेन में बांट दिया। अब बात आती है कि डोमेन बड़ा है या किंगडम बड़ा है। देखिए हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था, जब फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे, कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। आ रही है बात समझ में? तो हम लोगों ने वहां पे सबसे लास्ट जो कैटेगरी देखी थी, वो क्या देखा था, किंगडम देखा था। फाइलम से भी ऊपर किंगडम था। लेकिन एक चीज होती है जिसे कहा जाता है डोमेन। तो हमारे अर्थ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 3 डोमेन में डिवाइड किया गया है। अब उस चीज को देख लीजिए आप। तो यहां पे डोमेन कौन कौन से हैं? तो जो 3 डोमेन है,
वो है हमारे पहला डोमेन है जिसे कहा जाता है आर्किया, दूसरा डोमेन है यूबैक्टीरिया और तीसरा डोमेन है यूकैरिया। देखिए इन्होंने क्या किया, ये तो दोनों के दोनों हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स होने के साथ साथ इनके बीच में हमारे बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनकी मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन यूकैरिया के अंदर हमारे चारों आते हैं, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो और चाहे आपकी प्लांटी हो और चाहे एनिमेलिया हो। तो इनमें ये कितने थे, ये 3 डोमेन थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो डोमेन क्या होता है, किंगडम से बड़ा होता है, क्योंकि डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन में किंगडम्स को रखा गया। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डोमेन है वो यूकैरिया है, मतलब यूकैरियोट्स हैं इसके अंदर सारे। आप ये देख लीजिए प्लांटी और एनिमेलिया ही इस वर्ल्ड की 1.7 to 1.8 मिलियन जो हमारी बायोडाइवर्सिटी आप लोगों ने पढ़ाई थी, मैंने फर्स्ट चैप्टर में, तो आपने वहां पे क्या देखा था, 1.7 to 1.8 मिलियन तो हमारी प्लांटी और एनिमेलिया ही है, ठीक है, जिसमें से हमारी 0.5 मिलियन के अराउंड प्लांट्स हैं और 1 to 1.2 मिलियन के अराउंड एनिमल्स ही हैं। तो ये कितना ज्यादा न्यूमरस है, कितना ज्यादा डाइवर्स है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके भी ये डाइवर्स नहीं है, लेकिन इतने डाइवर्स नहीं है जितना हमारा किंगडम एनिमेलिया डाइवर्स है। गॉट इट। तो ये होते हैं 3 डोमेन। अब मैं मोनेरा का बेसिक आपको बता चुका था कि मोनेरन्स कौन होते हैं, बेसिकली प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो किससे, पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड से बनी होती है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा मैंने उनको शेप और साइज के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया था। मैंने उनको उनकी शेप कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्पाइरुलम, इसके बेसिस पे उनको कई अलग तरीके से बताया था। मैंने उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करी थी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के तौर पे जनरली वो फिशन करते हैं, और जब क्या नाम है अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस टाइम पे स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं कॉन्जुगेशन के मेथड से। कॉन्जुगेशन में जो पाइलाई होती है वो सेक्स पाइलस के तौर पे काम करेगी और 2 बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करवाएगी, जिसे फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका था। गॉट इट। तो अब मैं क्या करता हूं, जो किंगडम मोनेरा है, जो हमारा किंगडम मोनेरा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं भाई। हालांकि इसके अंदर हमें पढ़ने कौन कौन है, पहले डिवीजन कर लेता हूं। इसको डिवाइड करता हूं मैं 2 पार्ट में। हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिकली यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। और एक होते हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया मतलब नाम से ही पता चल रहा है, आर्की मतलब ये हमारे एंशिएंट बैक्टीरिया है। क्या है ये, एंशिएंट बैक्टीरिया है। एंशिएंट क्यों कहा जा रहा है इन्हें यहाँ पे, बिकॉज जब हमारी अर्थ मतलब शुरुआत में फॉर्म हुई थी, तो उस समय पे जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फॉर्म हुआ था वो हमारे आर्की बैक्टीरियाज थे। क्यों, अभी बताऊंगा। जब शुरुआत में हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट जब फॉर्म होना शुरू हुआ था, तो उस समय पे हमारी अर्थ पे बहुत हाई टेम्परेचर था, और हाई टेम्परेचर में कोई अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता था एक्सेप्ट दीज आर्की बैक्टीरिया, बिकॉज ये इस तरीके से अडेप्टेड हैं आज भी कि आप इन्हें कितनी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट दे दीजिए, ये वहां पे भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ये इनका जो इवोल्यूशन हुआ था वो 3.5 बिलियन ईयर अगो हुआ था।
मतलब 3.5 अरब साल पहले ये बैक्टीरिया फॉर्म हुए थे, इसलिए इन्हें एंशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है। ये मोस्ट अडेप्टेड बैक्टीरिया है इस प्लेनेट अर्थ के। गॉट इट? तो अब ध्यान से एक एक चीजों को आप समझते रहिएगा कि मैंने आपको बताया यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अब इसके अंदर जो डिवीजन है, डिवीजन के लिए हम लोग इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। गॉट इट? यू बैक्टीरिया को भी मैं फर्दर और क्लासिफाई कर दे रहा हूं लोग। हालांकि एक दो बेसिस अभी डिवीजन के बाकी हैं, मोटिलिटी के बेसिस पे और जो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन का मैंने आपको बताया था कि क्लासिफाई हम लोग किसी भी बेसिस पे कर देंगे। और क्लासिफिकेशन हम लोग करते क्यों हैं? क्लासिफाई इसलिए करते हैं कि हमारी जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा इजी बन जाए, हमारी जो स्टडी है वो इजी हो जाए, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास घर में हजारों किताबें हैं, आपको एक नोवेल पढ़नी है और आप उन हजारों किताबों को एक हैप्पीजार्ड वे में रखोगे और उसमें से नोवेल ढूंढने की कोशिश करोगे, तो मे बी आपको बहुत ज्यादा समय लगे उस नोवेल को ढूंढने में। लेकिन अगर आप क्या करोगे, उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दोगे। भाई फिजिक्स की सारी किताब इधर है, केमिस्ट्री की सारी इधर है, लिटरेचर की इधर है, बायोलॉजी की इधर है, रेफरेंस बुक इधर है। और जितना ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन करोगे उतनी ही ज्यादा इजीनेस होगी कि आपको कल की डेट में सपोज करो आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए, तो आपने क्या किया है, उनका सेक्शंस डिवाइड कर दिया है, तो वहां से उस रेफरेंस बुक को आप वहां से निकाल सकते हो। आपको नोवेल चाहिए, आपने नोवेल बुक को वहां से ले सकते हो, बहुत इजीली ले सकते हो। तो इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन करने का बेसिस कुछ भी हो सकता है। देखिए क्लासिफिकेशन आप भी कर सकते हो। किस बेसिस पे कर सकते हो? आप नॉर्मली भी कर सकते हो। जैसे आप अपने टीचर्स को क्लासिफाई कर लो, जो भाई ज्यादा डांटते हैं जैसे मैं, तो ये खड़ूस हो गए। ठीक है, जो बहुत हम्बली बात करते हैं तो ये अच्छे हो गए हैं। जो फ्रेंड्स हैं उनको भी क्लासिफाई कर लीजिए कि ये बहुत क्लोज फ्रेंड है, ये भैया हमारा दूर का फ्रेंड है, ये जस्ट क्लासमेट है। तो फ्रेंड्स को भी क्लासिफाई किया हुआ, जिन आपके वो अपने बिहेवियर के बेसिस पे आपने किस तरीके से क्लासिफाई, नेबर्स को क्लासिफाई कर लीजिए आप अपने। भाई नेबर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई करोगे? भाई जो लड़ता है ये अच्छा नेबर नहीं है, जो जिसके साथ घर में अच्छा आना जाना है ये अच्छा नेबर है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफाई किया गया है कि कौन से ऑर्गेनिज्म मोटाइल हैं, कौन से नॉन मोटाइल हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स हैं, कौन से हेटरोट्रॉप्स हैं, कौन से प्रोकैरियोट्स हैं, कौन से यूकैरियोट्स हैं, कौन से यूनिसेलुलर है, कौन से मल्टीसेलुलर है। गॉट इट? कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से अब मूवमेंट को भी आप डिवाइड कर सकते हो कि भाई ये सूडोपोडिया की मदद से जाता है, ये भाई फ्लैजिला की विप्लैश मूवमेंट के थ्रू मूव कर रहा है, ये सीलिया की तरफ मूव कर रहा है, और ये आपका प्रोपल्शन हो रहा है उसकी वजह से मूव कर रहा है। तो कई बेसिस हैं डिवाइड करने के, कई तरीके हैं डिवाइड करने के, क्लासिफाई करने के ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो अब मैं यहां पे यू बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर दे रहा हूं दो कैटेगरी में। ठीक है, और ये क्लासिफाई कर रहा हूं एक तो साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, और दूसरा मैं लिख रहा हूं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो भाई साइनोबैक्टीरिया को हम लोग जनरली ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गा। देखिए ये एल्गा वो नहीं है जो एल्गी आप पढ़ते हो, वो अलग है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये जो एल्गा है। गॉट इट? तो इसे आप कंफ्यूज मत करिएगा कि आप जब अगला चैप्टर पढ़ोगे तो हम लोग जब प्लांट को प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां पे भी एल्गी आएगा। तो वो एल्गी ये एल्गी नहीं है, ये ब्लू ग्रीन एल्गा है, ये साइनोबैक्टीरिया है। इनके पास, इनको इसलिए अलग रखा गया क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन इनके बीच में इनको फिर अब कहोगे कि भाई जब ये फोटोसिंथेटिक हैं तो जब इन्हें हमें प्लांट्स के साथ क्यों नहीं रख दिया? तो भाई इनके पास जो पिगमेंट है जिससे फोटोसिंथेसिस किया जाता है वो पिगमेंट थोड़ा सा अलग होता है। जनरली वो सारे पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते एक्सेप्ट वन, जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जो ये लेके चलते हैं,
जिससे ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की बात करता हूं। तो साइनोबैक्टीरिया, अच्छा इन्हें यू बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? यू बैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बेटा रिजिड सेल वॉल होती है, इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है, और ये ट्रू बैक्टीरिया है, गॉट इट। और इनकी जो सेल वॉल है वो NAG और NAM, NAG की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन से बनी होती है, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये यहां पे प्रेजेंट होंगे, गॉट इट। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इन साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमारी थाइलेकॉइड प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? थाइलेकॉइड्स यहां पे प्रेजेंट होंगी। और इन थाइलेकॉइड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, देखिए जो प्लांट्स के अंदर जो थाइलेकॉइड होते हैं, प्लांट्स के अंदर थाइलेकॉइड मैंने आपको बताया था जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उसके अंदर आपको बताया था कि थाइलेकॉइड हमारे लाइट रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये पार्ट आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है, सेल वाले पार्ट में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि थाइलेकॉइड क्या होता है। थाइलेकॉइड जब बहुत सारे एक साथ लग जाते हैं तो उसे ग्रेना कहने लग जाते हैं, गॉट इट। तो यहाँ पे जो थाइलेकॉइड होते हैं इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होंगे? तो इनके अंदर पिगमेंट होते हैं, एक तो पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, दैट इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहां पे प्रेजेंट है। इनके पास क्लोरोफिल बीम नहीं होता जो जनरली हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इनके अंदर जेंथोफिल प्रेजेंट होंगे, जेंथोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स भी इनके पास होंगे, कैरोटिनॉइड्स इनके पास प्रेजेंट होंगे, गॉट इट। और इसका जो फॉर्म है इन हमारे बैक्टीरियाज की, ये आप कई तरीके से देख सकते हो। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी हमें यू बैक्टीरिया की एक फॉर्म पढ़नी है जिसे हम लोग कहते हैं, आपने नाम सुना होगा उसका, ऑसिलेटोरिया या नॉस्टॉक, ठीक है, वो फिलामेंटस फॉर्म है। तो बुक में डायग्राम दे रखा होगा, वो चीज समझाता हूं आपको, तो ध्यान से इधर देखिएगा। मैं माइकोप्लाज्मा को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, आर्कीबैक्टीरिया को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब इसको देखिए, इनकी फॉर्म कुछ भी हो सकती है, जो हमारे यू बैक्टीरिया हैं इनकी फॉर्म कुछ भी हो सकती है। दे कैन बी यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल। तो यहां पे देखिए, ये यूनिसेलुलर भी हैं, ये फिलामेंटस भी हैं, और ये कॉलोनी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फिलामेंटस फॉर्म की बात करनी है। फिलामेंटस फॉर्म कैसे होती है? जैसे ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना, ये इसका एग्जांपल है। ये क्या करते हैं? ये फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। इस फिलामेंट की थिक वॉल होती है, इसकी एक थिक वॉल प्रेजेंट होती है चारों तरफ से, और ये जो थिक वॉल है इनको भी सराउंड करने के लिए, इनको भी सराउंड करने के लिए एक म्यूसिलेज का कवर होती है, ठीक है। इनके चारों तरफ एक म्यूसिलेज का कवर होगा जो इनको चारों तरफ से सराउंड करके रखेगा। ये म्यूसिलेज का कवर है, ये म्यूसिलेज का कवर है, गॉट इट। और ये जो सेल्स बनाई है मैंने, ये जो सेल्स बनाई है, यहां पे एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। क्या होता है? नाइट्रोजिनेज। और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये स्पेशलाइज होता है क्या क्या करने के लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। क्या करने के लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये अमोनिया से क्या बना सकता है? ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन बना सकता है। तो एक खास बात और है बेटा, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये हमारा ऑक्सीजन से सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है, मतलब ये एनएरोबिक कंडीशन में ही काम करेगा।
एनएरोबिक कंडीशन में ही काम करता है। अब मैंने आपको बोला कि ये फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेसिस जब होता है, जब ये फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने देखा होगा रिएक्शन क्या होता है हमारा, रिएक्शन क्या होता है हमारा, वाटर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वो हमारा C6H12O6 बनाएगा, प्लस साथ में ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो जब ऑक्सीजन वहां पे बन रहा है तो भाई साहब ये कैसे बचाएगा अपने आप को? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो थिक सेल वॉल होती है ये चारों तरफ से अंदर, तो ये सेल्स बन जाती है जिन्हें हम लोग हेटेरोसिस्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट सेल कहते हैं, जो इन्हें ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि ये जो नाइट्रोजनीज एंजाइम है जो यहाँ पे अंदर सेल के प्रेजेंट था, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा था, वो ऑक्सीजन से सेंसिटिव था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन ना करता। तो इन्होंने क्या किया, सेल वॉल को थिक कर लिया, जिसकी वजह से अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है उसे हेटेरोसिस्ट सेल कहते हैं। और वहां पे चारों तरफ से क्या आ गया, एक म्यूसिलेज कवरिंग और हो गई, म्यूसिलेज कवर और प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली आप बुक के अंदर जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो ये आपको पढ़ने में आएगा। गॉट इट? नाउ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कोई भी पार्ट अगर समझ में ना आया हो, दोबारा री एक्सप्लेन करना हो, तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। और ये जो चारों तरफ इसने सराउंड करी है, ये क्या है हमारी, ये हमारी थिक सेल वॉल है जो यहां पे चारों तरफ से इसको सराउंड कर रही है। क्लियर है बात यहां पर? ठीक है, ठीक है भाई। तो अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, लिखाऊंगा मैं एक साथ ही, लिखाऊंगा मैं एक साथ ही, पहले इन सारे पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और एक और है हमारे आर्कीबैक्टीरिया। उसे एक्सप्लेन करने से पहले जो नीट में लगातार पूछा गया है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड एक पार्ट बता देता हूं आपको, क्योंकि नीट में हमारा पूछा गया है जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो उसे देख लीजिए एक बार। देखिए होगा क्या कि हम लोग बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला भी डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, कि फ्लैजिला प्रेजेंट है उसके ऊपर या नहीं प्रेजेंट है बैक्टीरिया के ऊपर। तो अगर फ्लैजिला वहां पे प्रेजेंट होता है तो मोटाइल होगा वो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस। क्या कहते हैं? ट्राइकस, अगर वो मोटाइल है तो। और अगर फ्लैजिला वहां पे प्रेजेंट नहीं है, इफ फ्लैजिला इज नॉट प्रेजेंट, तो उसे कहते हैं ए ट्राइकस। इफ फ्लैजिला इज नॉट प्रेजेंट तो उसे कह देते हैं हम लोग क्या, ए ट्राइकस। गॉट इट? अब ये तो नॉन मोटाइल हो गए सारे जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। अब ये ट्राइकस को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेटा। ठीक है, अगर इनके पास एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इन्हें कहते हैं हम लोग मोनोट्राइकस। क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस। ठीक है, अगर इनके पास दो फ्लैजिला हैं जो एक इस एंड पे लगा है, एक इस एंड पे लगा है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसे कहते हैं एम्फीट्राइकस। लिख लीजिएगा, एम्फीट्राइकस। गॉट इट? अब अगर कोई एक बैक्टीरिया है और उसके एक ही एंड पे, इस एंड पे लगा दीजिए, चलो इस एंड पे लगे हुए हैं बहुत सारे, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। गॉट इट? अगर एक एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब एक कंडीशन आती है जिसके अंदर क्या होगा, जहां पे दोनों एंड पे हमारे फ्लैजिला, ग्रुप ऑफ फ्लैजिलाज यहां पे प्रेजेंट है, या टॉप ग्रुप ऑफ फ्लैजिला। पहले तो इसमें लोफोट्राइकस में तो एक एंड पे थे, यहाँ पे क्या है, दोनों एंड पे प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या, सिफेलोट्राइकस। दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिफेलोट्राइकस।
तो यहां तक कंडीशन मेरे हिसाब से क्लियर होंगी। अब एक कंडीशन और बनती है, अगर इसके चारों तरफ यूनिफॉर्मली फ्लैजिला लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, अगर इसके चारों तरफ इस तरीके से फ्लैजिला सराउंड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं क्या, पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस। गॉट इट। तो ये क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। जिनके पास फ्लैजिला थे उन्हें ट्राइकस कहा गया। ट्राइकस के बेसिस पे मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सेफेलोट्राइकस और पेरीट्राइकस। गॉट इट। अब मैं एक क्लासिफिकेशन, अब बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो ही मोड ऑफ बेसिक न्यूट्रिशन है, एक हमारे हो गए ऑटोट्रॉप्स और दूसरे हो गए हमारे हेटेरोट्रॉप्स। तो ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहा हूं। वो जो फोटोसिंथेसिस करके करते हैं उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, फोटो ऑटोट्रॉप्स। और एक वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करके एनर्जी को डिराइव करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स कौन हो गए, जो हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये रॉ मटेरियल के तौर पे क्या यूज करेंगे, आपका CO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल जिसके अंदर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, ये बना देते हैं क्या हमारा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो यही होता है। तो यहां पे ये एक चीज और कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन, ये वाटर की जगह H2S को भी यूज कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन, ये जो यहां पे इन्होंने क्या किया था, वाटर को यूज करा था, ये H2S को भी यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और इनके पास क्या होते हैं, थाइलेकॉइड प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकॉइड प्रेजेंट होते हैं। और थाइलेकॉइड्स के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल होता है इनके पास, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। ये मैं क्लोरोफिल ए या इन छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, जब आप कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इन चीजों को बोल रहा था। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया ब्लू ग्रीन एल्गा, BGA या साइनो बैक्टीरिया। गॉट इट। और जो हमारे कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी को डिराइव करेंगे, जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी को डिराइव करेंगे। और इनके तौर पे एग्जांपल कौन सा हो गया, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोमोनास। ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स का, जो केमिकल रिएक्शन करेंगे और केमिकल रिएक्शन से जो डिराइव्ड है उससे डिराइव्ड एनर्जी को यूज करेंगे अपने फूड सिंथेसिस के लिए। अब जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स को भी मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, हेटेरोट्रॉप्स को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहली हेटेरोट्रॉप की कैटेगरी है जिन्हें मैं कह रहा हूं पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे फॉर देयर फूड। इनका क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी पैरासाइट है वो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगा फॉर देयर फूड, और वहां से अपने फूड को डिराइव करते रहते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, उस कैटेगरी को हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। और पैरासाइट्स के तौर पे हमारे कौन होते हैं, पैथोजन होंगे। तो पैरासाइट्स के तौर पे हमारे कौन होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। और पैथोजेंस किन्हें कहते हैं, जो भी हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरियाज हैं, उन्हें हम लोग पैथोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्मोनेला टाइफी, सेल्मोनेला टाइफी। ये सेल्मोनेला टाइफी क्या करता है, ये हमारे अंदर एक डिजीज करता है जिसे हम लोग टाइफॉइड कहते हैं, जिसे हम लोग टाइफाइड कहते हैं। एक और होते हैं जिसे कहते हैं विब्रियो कोलेरी, और ये हमारे अंदर एक कंडीशन करता है जिसे हम लोग कोलेरा कहते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है
जिन्हें कहते हैं हम लोग सेफ्रोट्रॉप्स। सेफ्रोट्रॉप्स, तो सेफ्रोट्रॉप्स कौन होंगे? जो डेड एंड डीके के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो डेड एंड डीके के ऊपर डिपेंड होंगे, एंड डीके। बेसिकली इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जा सकता है, इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जा सकता है। और इसके तौर पे कौन है? क्लॉस्ट्रीडियम। एग्जांपल इसका क्या हो गया? क्लॉस्ट्रीडियम, बॉटुलिकम या बॉटिकुलम, स्पेलिंग आप सही से लिखिएगा, बॉटिकुलम। ये जनरली हमारे अंदर क्या करता है? फूड पॉइजनिंग कर सकता है। जो फूड पॉइजनिंग होती है वो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिकम की वजह से होगी। उसके अलावा हेटेरोट्रॉप्स की एक कैटेगरी और है, नीचे जगह कम है, वहां पे शो नहीं हो पाएगा, तो मैं उस कैटेगरी को हेटेरोट्रॉप की यहां पे लिख दे रहा हूं, जिसे कहते हैं हम लोग सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स, तो देखिए कई कई जगह बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जो सिम्बायोन्ट्स हैं उनको वो ये समझ लेते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप समझ लेते हैं। बेटा ध्यान से सुनिए, सिम्बायोन्ट्स कौन होंगे? सिम्बायोन्ट्स वो होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों जो स्पीशीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी का और लाइकन का, सॉरी एल्गी का और फंजाई का, जो हमारा लाइकन फॉर्म करता है। गॉट इट? तो वहां पे क्या होगा कि ये एल्गी हो गई, ये फंजाई हो गई। भाई एल्गी से ये फंजाई कुछ बेनिफिट लेगी और यहाँ पे ये एल्गी इस फंजाई से कुछ बेनिफिट लेगी, मतलब ये दोनों साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे से बेनिफिटेड हैं। ये दोनों साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे से बेनिफिटेड हैं। इसी चीज को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं उन्हें हम लोग सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। गॉट इट? तो सिम्बायोन्ट्स में ऐसा नहीं है कि वो फोटोसिंथेटिक होंगे, वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं लेकिन इंटर्न कुछ फायदा भी देते हैं जिसके साथ ये रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा राइजोबियम, तो राइजोबियम क्या करता है? इसका एग्जाम्पल सिम्बायोन्ट का दे रहा हूं मैं, क्या? राइजोबियम। तो इस राइजोबियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है? जो हमारे लेग्यूम प्लांट्स हैं, स्पेशली ग्राम्स, जितनी भी हम लोग दालें खाते हैं उनके जो प्लांट्स होते हैं, उन सब की रूट्स के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेगा और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह के वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम की एक प्रोसेस करता है। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आसपास की रूट की सॉइल है वहां पे नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और इंटर्न जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। तो ये खास बात है, इंटर्न ये प्लांट से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये खुद ही अकेला अपने एंड पे सब कुछ करता रहेगा और प्लांट से ये कुछ नहीं लेगा, ये प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है लेकिन प्लांट को इंटर्न क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, इसलिए इसे सिम्बायोन्ट्स की कैटेगरी में रखा गया है। गॉट इट? तो जल्दी से इस चार्ट को बना लीजिए, इस चार्ट को बना लीजिए। फिर मैं जो पार्ट है हमारा माइकोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा के बाद आर्कीबैक्टीरिया उसे कंप्लीट करता हूं। जल्दी कर लीजिए इस चीज को फास्ट। और जब हो जाए तो डन लिख दीजिएगा चैट में या फिर थंब वाला ऑप्शन जो है उसे कर दीजिएगा, तो उससे मैं समझ जाऊंगा आपने लिख लिया है। जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, प्रकृति आदित्य का हो चुका है, किस किस का बाकी है? भूमि, सारा, गीतांश, बताइए। हो गया, ठीक है। अब मैं माइकोप्लाज्मा की शुरुआत करता हूं कि माइकोप्लाज्मा बेसिकली क्या होंगे हमारे। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा एक एक करके। देखिए माइकोप्लाज्मा को हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, इसका रीजन है बताऊंगा अभी।
कि इनको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉक्स, ROUX, रॉक्स, ठीक है। तो ये राउस जो थे, इन्होंने क्या किया था कि जो माइकोप्लाज्मा को पहली बार ऑब्जर्व किया था, वो प्लूरोनिमोनिया नाम का एक डिजीज होता है। क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया नाम का एक डिजीज होता है जो कैटल्स के अंदर होगा। वहां पे इन्होंने माइकोप्लाज्मा को पहली बार ऑब्जर्व करा था, क्योंकि ये उस पैथोजेनिक कंडीशन को लेके आ रहा था उन कैटल्स में। माइकोप्लाज्मा क्या कर रहा था? उस प्लूरोनिमोनिया वाली कंडीशन को इन कैटल्स के अंदर, बिकॉज इट इज पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज टू एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक नहीं होता, ये भी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पैथोजेनिक होता है। तो ध्यान से देखिए कि माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं। देखिए भाई, माइकोप्लाज्मा, ये जो माइकोप्लाज्मा था, इसको फर्स्ट टाइम किसने किसने देखा था? रॉक्स ने देखा था। और कहां पे ऑब्जर्व किया था? इन अ डिजीज्ड कंडीशन, इन अ पैथोजेनिक कंडीशन दैट इज कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया, जो हमारे कैटल्स के अंदर हो रही थी, जो हमारे कैटल्स के अंदर हो रही थी या एनिमल्स के अंदर हो रही थी, ठीक है। अब इसी बेसिस पे इन्होंने, ये जो कैटल्स के अंदर प्लूरोनिमोनिया कंडीशन हो रही थी, इसी बेसिस पे इन्होंने नाम दे दिया इनको, क्या? प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है या माइकोप्लाज्मा है, ये दोनों एक ही चीज है। और ये इकलौते ऐसे मोनेरन्स हैं जिनके चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं होती। दे लैक सेल वॉल। इनके चारों तरफ क्या होगा? दे लैक सेल वॉल। और ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा स्मॉलेस्ट साइज है इनका, कि दे कैन बी अप टू 0.5 टू 0.1 माइक्रोमीटर। इतना छोटा साइज इनका हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग अगर एंटीबैक्टीरियल फिल्टर भी लगाएं तो उन एंटीबैक्टीरियल फिल्टर्स के थ्रू भी पास हो सकते हैं ये, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल फिल्टर्स जो होते हैं, उनका जो फिल्टर के अंदर पोर होगी, उस पोर का साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं, उसके थ्रू ये पास कर सकते हैं। तो दे कैन पास थ्रू व्हाट? एंटीबैक्टीरियल फिल्टर्स, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। बैक्टीरियल फिल्टर्स। तो और ये क्या कर सकते हैं? दे कैन बी पैथोजेनिक, दे कैन बी पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पैथोजेनिक कंडीशन ला सकते हैं। और इनकी खास बात और है बेटा, ये हमारे बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं, मतलब इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दे कैन सर्वाइव, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा आप, क्या? दे कैन सर्वाइव इन एनएरोबिक, इन एनएरोबिक कंडीशन। ये एनएरोबिक कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। गॉट इट? और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और पैथोजेनिक है तो क्या हो जाएगा? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी कई टाइप होते हैं ना, तो हेट्रोट्रॉपिक में भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलेस्टियम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है क्या? माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टियम,
इज द एग्जाम्पल ऑफ माइकोप्लाज्मा। गॉट इट। और ये हमारे क्या कर सकते हैं, प्लूरोनिमोनिया डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर कॉज कर सकते हैं, और उसके अलावा ह्यूमंस के अंदर भी एक डिजीज कॉज कर सकते हैं। इन ह्यूमंस दे कैन कॉज अ डिजीज दैट इज कॉल्ड mycoplasmal urethritis, that is called mycoplasmal urethritis। ये होते हैं हमारे माइकोप्लाज्मा। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, जल्दी, और नोट्स तैयार करते रहिए साथ साथ में। हाँ जी ठीक है, ले लिया प्रकृति, सारा, गीतांश, चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं आर्कीबैक्टीरिया। अब मैं शुरू कर रहा हूं कौन, आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया को समझिएगा। देखिए भाई, जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये हमारे एंशिएंट बैक्टीरिया है या एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है, जो इस प्लेनेट अर्थ पे फॉर्म हुए थे 3.5 बिलियन ईयर अगो। गॉट इट। उसके अलावा ये हमारे इस तरीके के अडेप्ट हो चुके हैं कि दे कैन लिव, दे कैन सर्वाइव, लिव नहीं, दे कैन सर्वाइव इन एनी हार्श कंडीशन या हार्श एनवायरमेंट। हार्श एनवायरमेंट का मतलब है अनफेवरेबल एनवायरमेंट। और इस हार्श या अनफेवरेबल एनवायरमेंट की मतलब ये क्यों सरवाइव कर रहे हैं वहां पे, उसकी वजह क्या है? तो वजह है इनकी जो बाहर की सराउंडिंग सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल सबसे अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यू बैक्टीरिया थे, उनकी रिजिड सेल वॉल थी जहां पे पेप्टाइडोग्लाइकेंस प्रेजेंट थे, माइकोप्लाज्मा के अंदर थी नहीं। अब ये जो हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत अलग टाइप की है। जैसे ये आर्की बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया है, तो इनकी जो ये बाहर वाली यहाँ पे ये सेल वॉल है, ये जो है ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। तो इसकी जो सेल वॉल है वहां पे होते हैं क्या, ब्रांच्ड लिपिड्स। क्या होते हैं? ब्रांच्ड लिपिड्स। यहाँ पे ब्रांच लिपिड प्रेजेंट होते हैं। और इस ब्रांच लिपिड, अगर इस वाली पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाऊं आपको, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा, सेल वॉल वाले को जहां पे ब्रांच लिपिड प्रेजेंट है, अगर इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाऊं, तो ये जो ब्रांच लिपिड है, इस ब्रांच लिपिड के ऊपर एक चीज और होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्यूडोम्यूरामिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? ये तो हो गए क्या, ब्रांच लिपिड। ब्रांच लिपिड के ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्यूडो म्यूरामिक, MEU करना बेटा, म्यूरामिक एसिड। ब्रांच लिपिड के ऊपर स्यूडोम्यूरामिक एसिड, और उसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड और प्रोटीन होती है ये, जिन्हें हम लोग एस प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस प्रोटीन। एस का मतलब है सरफेस प्रोटीन। क्या है? सरफेस प्रोटीन। तो आप ये देखो ना, इनको चारों तरफ से कितनी सारी चीजें सराउंड करके रखेंगी। मैं दूसरे कलर का मार्कर ले लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो भाई, यहां पे सबसे अंदर क्या हो गए? सबसे अंदर क्या हो गए? ब्रांच लिपिड हो गए। ब्रांच लिपिड के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हमारा स्यूडोम्यूरामिक एसिड प्रेजेंट है। स्यूडोम्यूरामिक एसिड प्रेजेंट है। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? उसके ऊपर एस प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये चारों तरफ ऐसे सराउंड करके रख रही हैं।
इसी तरीके से। गॉट इट? तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब बाहर का कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्हें इजीली लाइज नहीं कर सकता, डिग्रेड नहीं कर सकता। अगर हम किसी और बैक्टीरिया को रखेंगे इनकी जगह पे तो वो इजीली खत्म हो जाएगा, किल कर जाएगा, डेड कर जाएगा। लेकिन ये जो हमारे आर्की बैक्टीरिया ये खत्म नहीं होते। अब इनको भी क्लासिफाई किया गया है, इनको क्लासिफाई किया गया है किस एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर सकते हैं ऑन द बेसिस, जैसे सबसे पहला जो इनका बेसिस है कैटेगराइजेशन का वो है, इन्हें एक को कहा जाता है हेलोफाइल्स। क्या कहा जाता है? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो होते हैं जो एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम सॉल्ट मतलब सी के अंदर सरवाइव करेंगे, ठीक है, सी के अंदर, हाइपरसेलाइन लगून्स के अंदर, जहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। गॉट इट? और ये डेड सी के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं। डेड सी के अंदर सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है सबसे ज्यादा होती है डेड सी में, ठीक है, वहां पे इतना ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है। डेड सी की एक खास बात है, आपको बता देता हूं, आप यूट्यूब पे सर्च करना कि डेड सी के ऊपर अगर आप मतलब जाते हो डेड सी के अंदर, तो उस पानी के अंदर आप डूबोगे नहीं, वहां पे फ्लोट कर जाते हो, क्योंकि वहां पे इतना एक्सेसिव सॉल्ट उस पानी में प्रेजेंट है। तो ये वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म और सर्वाइव नहीं करेगा, ये आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं उस कंडीशन में। उसके अलावा इनकी दूसरी कैटेगरी है जिन्हें कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल। तो मैं लिख के समझाता हूं आपको, लिख के देखते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा इजीली समझ में आता है। वर्बली तो मैं कितना ही बोल दूं वो रिटेन नहीं होगा। तो इनकी मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के लिए ये इनकी बाहर वाली जो सेल वॉल है वहां पे क्या क्या प्रेजेंट थे? तीन चीज थी, ब्रांच लिपिड, आपकी स्यूडोम्यूराइन, म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, और साथ में सरफेस प्रोटीन, एस प्रोटीन। ये तीनों मिलके क्या कर रही हैं? इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, मतलब प्रोटेक्शन देती है इनको चारों तरफ से। अब इनको क्लासिफाई कैसे किया गया? क्लासिफिकेशन देख लीजिए इनका। देखिए, ये जो आर्की बैक्टीरिया हैं इनकी सबसे पहली कैटेगरी है जिन्हें कहा जाता है हेलोफाइल। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स वो होते हैं बेटा जो हमारे हाइपर सैलिनिटी के अंदर, हाइपर सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, जहां पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वहां पे ये हेलोफाइल प्रेजेंट होंगे। गॉट इट? दे कैन इजीली सर्वाइव इनसाइड द सी और यू कैन से डेड सी, जहां पे एक्सट्रीम सैलिनिटी है, जहां पे एक्सट्रीम सैलिनिटी है। गॉट इट? उसके अलावा एक और कैटेगरी है जिन्हें कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल। देखिए, थर्मो एसिडोफाइल नाम से पता चल रहा है, थर्मो मतलब कुछ टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है, एसिडो मतलब कुछ एसिडिक कंडीशन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे, हाई एसिडिक कंडीशन पे भी सस्टेन कर जाएं, सरवाइव कर जाएं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? थर्मो एसिडोफाइल। दोज विच कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर एट हाई एसिडिक एनवायरमेंट। और बेटा इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल है एक थर्मस एक्वेटिकस, एक बैक्टीरिया है। इसको आप, इसका जो सिग्निफिकेंस है थर्मस एक्वेटिकस का वो 12th क्लास में पढ़ेंगे। थर्मस एक्वेटिकस का मतलब ये होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग डीएनए के लिए जब एक क्लोनिंग मेथड होता है हमारा, उस क्लोनिंग में हमें क्या करना पड़ता है? डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार करनी पड़ती है। तो आर्टिफिशियली कोई करी जाती है, एक मशीन होती है जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो वहां पे अगर हम लोग नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज मतलब जो हमारे डीएनए की सिंथेसिस करवाता है हमारी बॉडी में, तो हम लोग इतनी हाई टेम्परेचर पे सस्टेन नहीं कर सकते। तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज भी है वो अडेप्टेबल है कि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ही काम करेगा, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही काम करता है। लेकिन पीसीआर के अंदर क्या होता है? हाई कंडीशन होती है टेम्परेचर की, मतलब वहां पे 90-94 डिग्री सेल्सियस पे काम करना है। तो अगर हम लोग अपना एंजाइम डालेंगे ना वहां पे, तो वो डिग्रेड कर जाएगा, वो डिनेचर कर जाएगी प्रोटीन।
तो हम लोग क्या करते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज है इन थर्मस एक्विटिकस से निकालते हैं। इनके डीएनए पॉलीमरेज को, जिसे टेक पॉलीमरेज कहा जाता है, उसे यूज करा जाता है उस मेथड में अंदर। ठीक है, और ये दो कैटेगरी हो गई। अब इसकी तीसरी कैटेगरी और प्रेजेंट है, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, इन्हें कहते हैं हम लोग मिथानोजेंस। तो नेक्स्ट कैटेगरी है मिथानोजेंस। सबसे पहली हेलोफाइल, फिर थर्मो एसिडोफाइल, और उसके बाद हमारी मिथानोजेंस। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, जिन्हें कहते हैं क्या, मिथानोजेंस। ये मिथानोजेंस सरवाइव कर सकते हैं मार्शी एरिया में, दे कैन सर्वाइव इन मार्शी एरिया, एंड ऑल्सो दे कैन सर्वाइव इन द गट ऑफ केटल्स। ये केटल्स के गट में प्रेजेंट हो सकते हैं, और वहां पे ये जो सेमी डाइजेस्टेड सेलुलोज है उसके ऊपर फीड करेंगे, और फीड करके मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो वहां पे क्या गैस बनाते हैं, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करवाते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। गॉट इट। और इसका एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग प्रोटिस्टा शुरू करते हैं हम लोग अपना। जल्दी करिए। हो गया भाई? ठीक है, हाँ जी। देखिए, अब बात कर रहे हैं हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं किसकी, किंगडम प्रोटिस्टा। भाई ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो कौन होंगे, जो हमारे यूनिसेलुलर होंगे, पर वो यूकैरियोट्स होते हैं। अब यूकैरियोट्स हैं तो इनका मतलब यह है कि इनकी जो सेल है वो वेल डिफाइंड होगी, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा उसके पास सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, इनके पास राइबोसोम भी 80s टाइप के होंगे, और एडवांस सेल ये रखते हैं। लेकिन ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, आप इसको डस्टबिन कह सकते हो क्लासिफिकेशन का। अभी डस्टबिन मैं क्यों कह रहा हूं, समझना उस बात को। बेटा ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये ऐसा किंगडम है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी क्लास में फिट नहीं हुआ, उसको यहां फेंक दिया गया। आप यहां पे इस किंगडम प्रोटिस्टा में इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी देखोगे, आप देखोगे कि यहां पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी है, यहां पे सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी है, यहां पे हमारे सिम्बायोन्ट्स भी हैं, यहां पे हमारे पैरासाइट्स भी हैं, सारे अलग अलग। कुछ कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग टाइप का बिहेव शो करते हैं, जैसे यूग्लिनास, जो लाइट की प्रेजेंस है तो वो हमारे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लाइट प्रेजेंट नहीं है तो हेट्रोट्रॉप बन गए। तो जो ये अटपटे क्रिएचर्स हैं सारे, जो भी इस प्लेनेट अर्थ पे डिस्कवर हुए और उनको कहीं और नहीं फिट किया जा सका, तो उनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। क्या कर दिया, उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। खास बात यह थी कि भाई वो सिंगल सेल के बने हुए थे, और उनका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन था वो यूकैरियोटिक था, मतलब थोड़े से एडवांस थे। ये रीजन रहा इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखने का। अब किंगडम प्रोटिस्टा को भी मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं किंगडम प्रोटिस्टा को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला मैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात करता हूं। सबसे पहले जो हमारे फोटोसिंथेटिक
प्रोटिस्ट हैं उनको रख रहा हूं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं हमारे कौन कौन से, एक आएंगे क्रिसोफाइट्स, ठीक है, तो हमारे क्रिसोफाइटा, क्रिसोफाइट्स जो हमारे सबसे पहले आएंगे। दूसरे हमारे जो आते हैं इस कैटेगरी के अंदर वो होते हैं हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। और तीसरे जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो है यूग्लेनॉइड्स। तो मैंने सबसे पहला क्या किया, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे उनको एक कैटेगरी में रख दिया। उसके अलावा अब मैं डिकम्पोजर्स को एक साथ रख दे रहा हूं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं, और डिकम्पोजर्स के तौर पे यहां पे मैं स्लाइम मोल्ड्स को पढ़ूंगा, स्लाइम मोल्ड्स को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा एक लास्ट कैटेगरी होती है जिन्हें हम लोग प्रोटोजोअन्स कहते हैं। और ये जो हमारे प्रोटोजोअन्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिन्हें इनका जो बेसिक है ये डिजीज कॉजिंग है। मतलब प्रोटोजोअन जैसे आपका प्लाज्मोडियम है, ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। अमीबा है जो आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका उसका एग्जांपल है। तो इनको एक अलग ही कैटेगरी में रखा गया है। ये जो है हमारे ये डिकम्पोजर्स थे, ये जो थे ये कौन थे, फोटोसिंथेटिक थे। तो लास्ट वाले जो हमारे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। तो अब लास्ट जो कैटेगरी हो गई वो हो गई हमारी प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। और प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट को भी कई कैटेगरी में अभी मैं डिवाइड करूंगा। तो यहां पे हमारे जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट हैं उनको भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहली जो कैटेगरी है इसकी वो है स्पोरोजोआ, ठीक है, जो हमारे अमीबॉइडल मूवमेंट शो करते हैं। अभी मैं एक एक करके जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। दूसरे होते हैं हमारे सीलिएटा, एक होते हैं हमारे जिन्हें कहा जाता है फ्लैजिलेटा, जो हमारे फ्लैजिला की मदद से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। सीलिएटा कौन हो गए, जो सीलिया की मदद से अपना जो है मूवमेंट करते हैं। और एक होते हैं स्पोरोजोआ जो सूडोपोडिया मतलब अमीबॉइक मूवमेंट की वजह से हमारे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और एक और होते हैं जिन्हें कहा जाता है सार्कोडिना, क्या कहा जाता है, सार्कोडिना। तो ये प्रपल्शन करेंगे बेटा, ये अमीबॉइडल मूवमेंट नहीं करेंगे, ये प्रपल्शन की मदद से मूव करते हैं। सार्कोडिना है बेसिकली जो हमारे सीडोपोडिया की मदद से मूव करेंगे। तो अब जो बेसिकली हमें पढ़ने हैं वो एक ये, दूसरा, तीसरा, फिर चौथे नंबर पे ये पढ़ेंगे और सबसे पांचवें नंबर पे प्रोटोजोअन्स को पढ़ा जाएगा। गॉट इट। तो अब मैं इन क्रिसोफाइट से शुरू कर रहा हूं, मैं क्रिसोफाइट से शुरू कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, इसको चार्ट को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप इस चार्ट को जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, देखिए भाई, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्रिसोफाइटा की। क्रिसोफाइट्स के अंदर हम दो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डायटम्स को और दूसरे पढ़ते हैं डेस्मिड्स को, ठीक है। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, इन्हें गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। गॉट इट। और
ये जो क्रिसोफाइट होते हैं ये बेसिकली ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटोसिंथेटिक होंगे, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। गॉट इट। और ये हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक या मरीन होते हैं। इनकी जो कंडीशन है जहां पे ये रहते हैं वो मरीन कंडीशन होती है, मतलब आपकी ओशन वाली कंडीशन में रहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट अगर इनकी मैं बात करूं तो इनकी जो सेल्स होती हैं इनकी, उन सेल्स को बोला जाता है फ्रस्टल्स। क्या कहा जाता है? फ्रस्टल्स। और इस फ्रस्टल्स में क्या होता है बेटा, आपकी इन सेल्स की जो वॉल होगी, इन सेल की जो सेल वॉल होगी उसमें सेलुलोज तो होगा ही होगा, सेलुलोज के साथ यहां पे सिलिका और प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सिलिका भी प्रेजेंट होगा। और इस सिलिका की वजह से ये क्या हो जाती हैं? इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब क्या है? जिसको डिस्ट्रक्ट ना किया जा सके, जो डिस्ट्रक्ट ना हो, मतलब जो ब्रेक डाउन ना हो। गॉट इट। तो इनडिस्ट्रक्टिबल इनकी जो है स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। और ये इस तरीके से क्रिस्टल्स अरेंज होते हैं कि यहां पे जो इनका अपीयरेंस होता है वो सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस होता है। ये किस तरीके से दिखाई देते हैं? दे अपीयर लाइक सोप बॉक्स। ठीक है। उस सोप बॉक्स के अंदर क्या होगा, जो दो पार्ट होते हैं, जो सेल वॉल दो अब ओवरलैपिंग हाफ बना ले रहा है जिसे सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर कह रहे हैं, उसमें हमारे दो पार्ट होंगे। जो ऊपर वाला सोप बॉक्स का पार्ट होगा उसे हम लोग एपिथीका कह देते हैं, एपिथीका। और नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम लोग हाइपोथीका कह देते हैं। एपिथीका और हाइपोथीका ये सोप बॉक्स के जो सेल वॉल ने बनाए थे उसकी वजह से होता है। अब ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो ये क्या करते हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो हमारे डायटम्स वहां प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, वो जब उनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो सेटल डाउन हो जाते हैं अर्थ ओशन के फ्लोर पे। ओशन के फ्लोर पे सेटल डाउन होने की वजह से वहां की जो अर्थ होती है वहां पे इनका जो नंबर है और प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उस अर्थ को कहा जाता है डायएटोमेशियस अर्थ। क्या कहा जाता है? डायएटोमेशियस अर्थ। जहां पे ये जो हमारे क्रिस्टल्स हैं और जो सोप लाइक जो स्ट्रक्चर हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं और बड़े बड़े हीप्स के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। हीप्स मतलब बहुत सारे मास में वहां पे प्रेजेंट होते हैं और इनकी वजह से क्या होता है, डायएटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पे। तो यहां पे ये क्या करेंगे, हमारा डायएटोमेशियस अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बिग हीप्स की फॉर्म में या पाइल अप हो जाते हैं ऑन ओशियन फ्लोर, ऑन ओशियन फ्लोर। और इनका जो नेचर होता है वो ग्रिटी होता है। दीज आर ग्रिटी इन अपीयरेंस। तो इनको पॉलिशिंग के लिए यूज किया जा सकता है, दीज कैन बी यूज्ड एज पॉलिशेस। और इनको ऑयल या सिरप्स को फिल्टर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इनका यूज जो है हम तो इस पार्ट का अगर कोई पार्ट अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। बाकी इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हुआ है और क्लोरोप्लास्ट का जनरली इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर क्लोरोफिल की बात करें तो इनके पास क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है, बी यहाँ पे एब्सेंट होता है। गॉट इट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इनके अंदर एक चीज और होती है जिसकी वजह से इनका ब्राउनिश कलर होता है, जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। क्या नाम है? फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से इनका ब्राउन अपीयरेंस होता है। क्या होता है? ब्राउन अपीयरेंस होता है। और इसके एग्जांपल्स के तौर पे क्या क्या होंगे, तो एग्जांपल्स भी लिख लीजिए इसके जल्दी जल्दी से, इसके एग्जांपल्स भी लिख लीजिए।
इसके एग्जाम्पल हैं जैसे नेविकुला, एम्फीप्लूरा। तो एग्जाम्पल हो गए हमारे नेविकुला, एम्फीप्लूरा। गॉट इट? जल्दी से इसके एग्जाम्पल्स को लिख दीजिए, फिर हम लोग गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स की बात करेंगे। उसके बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है हमारी। गॉट इट? हाँ जी। अब मैं गोल्डन एल्गी की बात कर ले रहा हूं कि गोल्डन एल्गी क्या होती हैं या डेस्मिड्स क्या होते हैं। तो देख लीजिए, ठीक है। तो जो हमारे डेस्मिड्स हैं या जिन्हें मैं गोल्डन एल्गी कह रहा था, जो दूसरा टाइप का था हमारा एग्जाम्पल क्रिसोफाइट्स का, बेटा ये जो होते हैं बेसिकली फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक है। और जैसे वो मरीन कंडीशन में थे, ये हमारे फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा ये अपीयर होते हैं लाइक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू स्पाइरोगायरा होता है, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसके थ्रू होता है? कॉन्जुगेशन के थ्रू। किसके थ्रू? कॉन्जुगेशन के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे जो हमारे डेस्मिड्स होंगे। और इनको यूज किया जा सकता है, दीज आर दे एक्ट एज पॉल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो जहां पे भी वाटर पॉल्यूटेड होगा वहां पे डेस्मिड्स या गोल्डन एल्गी सरवाइव नहीं करेंगी। गॉट इट? जल्दी से इसके बारे में लिख लीजिए।